हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन इन माय क्लासरूम। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 या जिसे आप लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या संविदा विधि भी कहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद संविदा विधि। संविदा विधि में सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं। उसकी जो डेफिनेशन दी गई है कॉन्ट्रैक्ट या संविदा की वो 2H में दी गई है। तो 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहता है कि संविदा क्या है। वो कहते हैं कि हर वो करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है, हर वो एग्रीमेंट, एक बार इंग्लिश में सुनिए, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। वो कहते हैं कि जो जो एक करार है, वो जो ऐसा करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है, हर वो करार जो कि जिसे कि प्रवर्तनीय का मतलब होता है लागू करवा, एनफोर्सेबल का मतलब है एनफोर्सेबल बाय लॉ, कि जिसे कानून लागू करवाता है, अप्लाई लागू करवाता है, कि उसको उसके पीछे फोर्स होती है लॉ की। कि अगर जो करार हम करार से आप क्या समझेंगे, हम लोग आम रोज अपने रोजमर्रा की लाइफ में बहुत सारे करार करते हैं, जैसे बहुत सारे एग्रीमेंट्स करते हैं। जैसे ये पेन है मेरे पास, मेरी शॉप है पेन की या कैसे भी, ये पेन है और मैं आपसे ऑफर कर रही हूँ, मैं आपको प्रपोज कर रही हूँ कि ये मेरा पेन आप क्या 20 रुपीज़ में लेंगे क्या। और आप मुझे कहते हैं कि यस, मैं आप मुझे रिप्लाई करते हैं कि यस मैं आपका ये पेन 20 रुपीज़ में लूँगा। तो मैंने आपको इस पेन को देने की ऑफर की। ऑफर का मतलब प्रपोजल किया, प्रपोजल बोलेंगे इसको, प्रस्थापना करना। मैंने इस पेन को आपको देने का 20 रुपीज़ में आपको देने की प्रस्थापना की और आपने उसका प्रतिग्रहण किया। उस प्रस्थापना का प्रतिग्रहण का मतलब है कि मेरी ऑफर या मेरे प्रपोजल को आपने एक्सेप्ट किया। तो जब बहुत सारी चीजें, बहुत सारे अग्रीमेंट्स आप करते हैं, जैसे आप किसी भी शॉप पे जाते हैं, आप 10 रुपीज़ उनको देते हैं और वो आपको चिप्स का पैकेट देते हैं, या आप कुछ भी लेते हैं, कुछ भी किसी भी शॉपकीपर से पैसे देकर जो लेते हैं कुछ भी चीज, वो आप उसके साथ करार कर रहे हैं, अग्रीमेंट कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि जब हम किसी चीज को देने की प्रस्थापना करते हैं और फिर वो आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो आपने उसको प्रतिग्रहण कर लिया, तो हमने इस चीज को देने का करार किया। करार नहीं, इसको इनफैक्ट आप इसको एक प्रॉमिस कहेंगे कि हमने इसको प्रॉमिस किया। जैसे हम इसको एक इसका पिरामिड है उसके थ्रू समझेंगे हम कॉन्ट्रैक्ट को। तो सबसे पहले प्रपोजल, जो मैंने आपसे कहा कि ये पेन क्या आप 20 रुपीज़ में खरीदेंगे, तो आपने कहा कि यस मैं इसे खरीदूंगा। तो फर्स्ट मैंने ऑफर किया, प्रपोज किया, प्रस्थापना की आपसे, और आपने उसको एक्सेप्ट किया। आपने कहा कि यस मैं, प्रतिग्रहण आपकी तरफ से हुआ कि यस मैं इस पेन को 20 रुपीज़ में खरीदूंगा। तो जब ये दो चीजें हुई, प्रपोजल, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जब हुआ, तो वो बन गया प्रॉमिस। उसको हम वचन कहेंगे, जिसको हम पढ़ेंगे सेक्शन 2B में। डिटेल में हम बाद में ये सब पढ़ेंगे, लेकिन एक बार आपको एक इंट्रोडक्शन के लिए मैं बता रही हूँ कि कैसे हम इस संविदा विधि को किस तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे। तो मैंने आपको प्रपोज किया, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, और अब वो बन गया प्रॉमिस। प्रॉमिस मतलब जिसको आप हिंदी में कहेंगे वचन, ये मैंने लिखा है आपके लिए, वचन जिसको कहेंगे। अब हम देखेंगे कि क्या इस वचन में कंसिडरेशन था क्या। कंसिडरेशन होता है, नेक्स्ट ये जो है लिखा है प्रतिफल। प्रतिफल का मतलब है कि एक दूसरे को प्रतिफल दे रहे हैं हम, एक दूसरे को कंसिडरेशन, मतलब मैंने आपको ये पेन दिया और आपने मुझे पैसा दिया, आपने मुझे 20 रुपीज़ दिए, तो हम दोनों के लिए इसमें प्रतिफल था। एक को पेन मिल रहा है, दूसरे को मनी मिल रही है, 20 रुपीज़ मिल रहे हैं। तो ऐसा प्रॉमिस जिसमें प्रतिफल होता है, ऐसा वचन जिसमें प्रतिफल होता है, ऐसा प्रॉमिस जिसमें कंसिडरेशन हो गया, तो वो बन गया अग्रीमेंट। ये बन गए दोनों मिलके, ये दोनों मिलके बन गए अग्रीमेंट, और ये दोनों प्रपोजल और प्रतिग्रहण मिलके बन गए प्रॉमिस। तो जो जिस प्रॉमिस में कंसिडरेशन प्लस हो गया, कंसिडरेशन प्रतिफल था, पैसा था और पेन था, तो वो बन गया अग्रीमेंट। अब आ जाइए अग्रीमेंट की परिभाषा जो दी गई है 2E में। तो 2E में क्या परिभाषा इसकी दी गई है, पहले हम थोड़ा सा वो देख लेंगे, फिर वापस हम इस पे नीचे आएंगे इस नेक्स्ट स्टेप पे। तो ये कह रहे हैं कि एग्रीमेंट क्या है अकॉर्डिंग टू 2E। वो कह रहे हैं कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस
एक बार इंग्लिश में बताऊंगी। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग, बनाते हैं, फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। वो कहते हैं कि हर एक वचन, मैंने आपको वचन दिया कि मैं आपको ये, हम दोनों का जो हुआ ऑफर एंड प्रपोजल, प्रस्थापना और प्रतिग्रहण जो हुआ, वो बता रहे हैं हर एक वचन और ऐसे वचनों का हर एक संवर्ग, या तो वचन एक हो सकता है या एक से ज्यादा वचन हो सकते हैं, तो उसको एक सेट ऑफ प्रॉमिस बोला इन्होंने, वचनों का संवर्ग। आपके हिंदी की बुक्स में जो टर्म यूज की गई है संवर्ग है वो। तो ये कह रहे हैं हर एक वचन और ऐसे वचनों का हर एक संवर्ग, या तो एक वचन या फिर ऐसे बहुत सारे वचनों का एक सेट ऑफ संवर्ग, जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल है, जो कि एक दूसरे के लिए, मैंने आपको पेन दिया, आपने मुझे 20 रुपीज दिए, तो वो जो ऐसे वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हैं, वो करार है। तो अब ऐसे प्रोमिसेस जिनमें कंसिडरेशन था एक दूसरे के लिए, वो करार है, वो करार हो गया। 2E में इसकी परिभाषा दी गई। अब ये कह रहे हैं कि जो करार तो बहुत सारे होते हैं, करार हम एक दिन में बहुत सारे करार करते हैं, बहुत सारे अग्रीमेंट्स करते हैं, तो क्या हर करार, हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा क्या? नहीं। वही, ये अगला स्टेप इसका आ गया, वही करार, वही अग्रीमेंट्स जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ होंगे, जिसको लॉ या जिसे कानून लागू करवाएगा, वही बनेंगे कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें 2H में जो मैंने आपको पहले बताई परिभाषा, वो आ गई कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा। 2H में जो आपको अभी बताई मैंने, ये कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये कह रहे हैं 2H, एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये कहते हैं, हिंदी में सुनिए, हर वो करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है, वो संविदा है। अब ये जो अग्रीमेंट हमने देखे, जो एक दूसरे के लिए, ऐसे वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल थे, अब वो उनमें से सभी करार हर करार संविदा नहीं है, सिर्फ वही करार संविदा बनेंगे जिनको की कानून लागू करवाएगा, कानून द्वारा प्रवर्तनीय होंगे। मतलब अब सुनिए कि कैसे, कौन कौन से, कैसे करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हो सकते। जैसे अब मैंने आपसे ये कहा कि एक अनलॉफुल ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें, जैसे मैंने ये कहा कि आपने मुझसे कहा कि मैम हमारी इस सब्जेक्ट की तैयारी नहीं है, तो क्या आप किसी से भी, आपने कहा, मुझसे नहीं कहा, ए ने बी से ऐसा कहा कि मेरी इस सब्जेक्ट की तैयारी नहीं है, तो क्या आप पेपर लीक करवा सकते हैं, क्या इसका मुझे दिलवा सकते हैं? तो बी ने कहा यस मैं करवा सकता हूं, अगर आप मुझे 1 लाख रुपीज दें। तो आपने कहा कि यस मैं आपको 1 लाख रुपये दूंगा, तो आप मुझे इस सब्जेक्ट का पेपर दिलवा दीजिए एग्जाम से पहले। तो अब वो, उसने जैसे भी करके उसने वो पेपर आपको दिलवा दिया। तो आप, अब आपका पार्ट ऑफ, आपको काम करना था 1 लाख रुपए देने का, तो आपके पास 1 लाख रुपए नहीं थे, आपने उसको 1 लाख रुपए नहीं दिए। तो क्या वो इस करार को, जो अग्रीमेंट आप दोनों में हुआ था कि आप उसको 1 लाख देंगे, वो आपको पेपर लीक करा के देगा, तो उसने अगर पेपर लीक करा के आपको दे दे, तो क्या आपने जो पैसे उसको 1 लाख नहीं दिए, वो उसे लॉ द्वारा लागू करवा सकता है क्या? विधि द्वारा प्रवर्तनीय मतलब क्या वो कोर्ट में जाकर क्या इस तरीके का कंप्लेंट कर सकता है कि मैंने इसको ये लीक करवा के दे दिया और इसने मुझे पैसे नहीं दिए? तो क्या वो कानून द्वारा उसको लागू करवा सकता है क्या? नहीं करवा सकता। तो ऐसा अग्रीमेंट जो लॉफुल नहीं है, जिसमें कंसिडरेशन लॉफुल नहीं है, आगे हम पढ़ेंगे, तो वो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। और किस तरीके के, ये फर्स्ट आपका एग्जाम्पल हो गया, और भी किस तरीके के करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते या जो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते? जैसे मैंने, आप मेरे क्लास में, मैं हमेशा बच्चों से ये बात करती हूँ कि मैं अगर आपको बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपको बहुत केयर करती हूँ आपकी, तो मैंने आपको अपने घर पर डिनर पे या लंच पे बुलाया आप सबको, और मैंने बहुत सारे एक होटल बुक करवा दिया और उसमें बहुत अपना पेमेंट भी कर दिया, बट आप लोग नहीं आए। आपने कहा था पहले कि यस मैम हम सब लोग आएंगे, तो आप लोग नहीं आए। तो क्या मैं आपके ऊपर इस बात की कंप्लेंट कर सकती हूँ, आपके खिलाफ इस बात की कंप्लेंट कर सकती हूँ कि मैंने तो आपको बहुत प्यार से बुलाया था और आप नहीं आए, मेरा तो इतना नुकसान हो गया? उस
करार को क्या मैं प्रवर्तनीय करा सकती हूँ, क्या मैं लागू करवा सकती हूँ कानून द्वारा, नहीं करवा सकती। तो जो सोशल अग्रीमेंट्स होते हैं, जो सोशल इंटरैक्ट्स बातचीत होती है, जिसमें हम रोज कुछ भी हम लोग ऐसे कहते हैं कि चलो हम लोग इस बात की शर्त लगाते हैं, आप लोग बच्चे आपस में शर्त लगाते हैं, तो वो बच्चा जो उस शर्त को हार जाता है, क्या उसके खिलाफ आप उस करार को प्रवर्तनीय करा सकते हैं? क्या उसको एनफोर्सिएबल बाय लॉ होता है? वो नहीं होता। तो वही करार जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं, जो कि विधि द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं, वो बन जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट, वो बन जाते हैं संविदा। तो ये एक मोटा सा आपको एक ग्राफ बना के दिया मैंने कि कौन से अग्रीमेंट क्या होता है, करार क्या है, और कौन से करार विधि संविदा बन जाते हैं। तो ये एक मोटा सा, अब ये कहते हैं कि अब इसमें कौन से करार, जो आपको समझाने के लिए मैंने आपको बताया अभी, उसी को सेक्शन 10 में अकॉर्डिंग टू लॉ बताया हुआ है कि कौन से अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। तो अब आ जाइए सेक्शन 10 पर। सेक्शन 10 बताता है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, सभी अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स या संविदा बन जाएंगे इफ, अगर दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट। उसमें अब जो क्या नाम आपकी शर्तें आ रही हैं, या एक तरीके से जो आपकी कंडीशंस हैं कि कौन से करार संविदा बनेंगे, उसमें फर्स्ट आ गया फ्री कंसेंट, जो मैंने आपको फर्स्ट यहाँ लिखा है। एग्रीमेंट कौन से एग्रीमेंट बनेंगे संविदा, जिसमें फर्स्ट फ्री कंसेंट होगी। फ्री कंसेंट का मतलब होता है आप जो करार कर रहे हैं उसमें आपने जो सहमति दी है, अपनी कंसेंट दी है, वो फ्रीली दी है। जैसे आप इसको कैसे समझेंगे कि आपको मैंने आपसे कहा कि आप इस डॉक्यूमेंट पर साइन करें, नहीं तो आपकी यहाँ पे कनपटी पे मैंने एक गन लगा दी। मैंने आपसे कहा, या किसी ने भी आपसे कहा कि आप इस पर साइन करें, नहीं तो मैं आपको मार दूंगा। तो ये आपने उस डर से कि ये कहीं मुझे मार नहीं दे, उस अनड्यू इन्फ्लुएंस, मतलब उस गलत दबाव में आकर आपने उस डॉक्यूमेंट पे साइन कर दिए, तो वो आपका फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाकर सेक्शन 14 में, फ्री कंसेंट। तो ये कह रहे हैं ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, हो जाएंगे वो संविदा, सभी एग्रीमेंट्स, अगर वो फ्री कंसेंट से जिसमें वो जो कर रहा है उसे वो फ्री कंसेंट दे रहा है, अपनी स्वतंत्र सहमति दे रहा है, ऑफ द पार्टीज, जो पार्टीज हैं वो फ्री कंसेंट दे रही हैं, और क्या, कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, वो उनको कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट भी होना चाहिए, वो संविदा करने में सक्षम होने चाहिए। ये आपका आ गया कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 11 में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कौन कंपिटेंट है, जिसमें बताएंगे कि वो माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, तो इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 11 में। तो ये कह रहे हैं कि वो पार्टीज फ्री कंसेंट के साथ होनी चाहिए, और कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, वो कंपिटेंट सक्षम होनी चाहिए किसी भी संविदा को करने के लिए। और क्या होना चाहिए, फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, जो मैंने अभी आपको बताया कि विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए होना चाहिए। ये जो भी अग्रीमेंट हो रहा है विधिपूर्ण, यहाँ आपके लिए मैंने लिखा है लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, उसमें जो प्रतिफल है वो विधिक होना चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको लीक पेपर का बताया कि 1 लाख रुपए, वो लॉफुल कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा, विधिक विधिपूर्ण प्रतिफल नहीं माना जाएगा उसे, और वो होना चाहिए विद लॉफुल ऑब्जेक्ट, और उसका जो ऑब्जेक्ट है, जो उसका जो हो रहा है उसमें वो काम, वो भी लॉफुल होना चाहिए। किसी के घर को जलाना कभी भी लॉफुल नहीं कहा जा सकता, तो जो ऑब्जेक्ट है उसमें वो भी लॉफुल या विधिपूर्ण होना चाहिए। एंड नॉट हेयर बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, और उसको ये कह रहे हैं कि उसको लॉ के हिसाब से पहले से वॉइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। तो वो ऐसे करार, अगर इसमें ये सब जो शर्तें बताई गई हैं सेक्शन 10 में, ये जो सारी फ्री कंसेंट, कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तब अगर ये सब कुछ एक करार में है तो वो बन जाएगा संविदा। तो आप एक आपको एक मोटा सा ये समझ में आना चाहिए कि वही करार संविदा बनेंगे जो सेक्शन 10 पर खरे उतरते हैं। अगर सेक्शन 10 में बताई गई शर्तों पर वो खरे नहीं उतरेंगे तो ऐसे करार संविदा नहीं बनेंगे। इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सी एक लाइन जो आपको याद रखनी चाहिए कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, जो सारी संविदाएं हैं वो करार तो होती हैं, बट all agreements are not contract, इसको मैं सॉरी मैंने लिखना भूल गई, but all agreements are not contracts।
इसका मतलब ये हुआ कि सभी अग्रीमेंट्स, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट, सभी संविदाएं तो अग्रीमेंट होती हैं, करार होती हैं, बट ऑल करार, जो सारे अग्रीमेंट या करार हैं वो संविदाएं नहीं होते। सिर्फ वही करार संविदाएं बनेंगे जो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 फुलफिल होंगी सारी शर्तें उनकी। तो आई थिंक आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, एक इंट्रो दिया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। अब इसके बाद हम जो डिटेल में आपके एलएलबी के लेवल तक ये जो आपका प्रपोजल है, ऑफर है, जिसे कहेंगे एक्सेप्टेंस है, प्रस्थापना, प्रतिग्रहण, वचन, प्रतिफल, करार और संविदा, इसको हम डिटेल में एक एक टॉपिक को देखेंगे, क्योंकि आपके जो 15 मार्क्स का फुल लेंथ में क्वेश्चन आता है वो एक एक टॉपिक पर आता है। तो हम इसको पहले प्रपोजल से स्टार्ट करेंगे। तो आई थिंक आपको एक थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।